अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास है स्टेप 3 टॉप एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स 2026 अपडेट। हमारे एसईओ के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो रैंकिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो हमारे 2026 अपडेट के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं, आज हम इनको भी डिस्कस करेंगे और बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हमारे रहते हैं इन सबको स्टेप वाइज क्लियर करेंगे, कौन से टूल हम एसईओ में यूज़ करेंगे और वट एवर जो भी। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो प्रैक्टिकल होगी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले कंटेंट की क्वालिटी आती है, ठीक है। कंटेंट आपने कैसा लिखना है, इन डेप्थ, मतलब कि कंटेंट आपने गहराई वाला लिखना है, सही है। सिंपल सिंपल ये नहीं कि छोटे छोटे पॉइंट बस डिस्कस कर लिए और बस। डेप्थ में जाना है, कंटेंट की डिटेल में जाना है, ठीक है। हेल्पफुल हो ताकि जो भी जिस भी रिलेटेड आप कंटेंट लिख रहे हैं, सर्विस पेजेस के रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग के रिलेटेड हो, तो ऐसा कंटेंट हो जिससे यूज़र को कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। हेल्पफुल हो, फ्रेश हो, मतलब कि वो यूनिक इन्फॉर्मेशन हो जो सिर्फ आप दे रहे हो और कोई ना दे रहा हो, मतलब आपने उस इन्फॉर्मेशन को रीराइट नहीं करवाना। और ओरिजिनल कंटेंट हो, मतलब ओरिजिनल आपका ही कंटेंट हो, कॉपीराइट वाला उसमें कोई सीन ना हो। बैकलिंक्स आ जाते हैं, बैकलिंक्स में हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपने लेने हैं, ठीक है। जैसे ऐसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक नहीं लेना जिसकी सिर्फ होम पेज के ऊपर या डोमेन के ऊपर ट्रैफिक आ रही। फॉर एग्जांपल होता है ना ऐसा कुछ वेबसाइट्स का, जो किसी ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर डोमेन ले लेते हैं जो कीवर्ड पहले से ही रैंकिंग के अंदर होता है या किसी और ब्रांड का होता है, तो उसके ऊपर वो ले लेते हैं वेबसाइट और सिर्फ होम पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। जब भी आपने गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट देखनी है या बैकलिंक के लिए वेबसाइट देखनी है, पहले उसकी ये चीज़ देखनी है उसकी वेबसाइट को जो ट्रैफिक है वो कितने कीवर्ड से आ रही है, कितने पेजेस के ऊपर आ रही है। अगर तो उसकी ट्रैफिक सिर्फ 2-3 पेजेस से आ रही है और 2-3 कीवर्ड से आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर बैकलिंक नहीं लेना, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। रेलिवेंट बैकलिंक्स, रेलिवेंसी आपने क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं करना कि ऑटोमोटिव की आपकी वेबसाइट है और आप उसकी गेस्ट पोस्ट ले रहे हो सास बेस्ड वेबसाइट में या क्रिप्टो बेस्ड वेबसाइट में। आप उसकी गेस्ट पोस्ट लोगे जनरल वेबसाइट में या दूसरी ऑटोमोटिव की जो गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, इंफॉर्मेटिव, उस वेबसाइट के ऊपर आपने बैकलिंक लेना है। क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद पेज एक्सपीरियंस आता है, यूएक्स इसको कहते हैं, यूआई भी इसको कहते हैं, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। पेज एक्सपीरियंस में ये है कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, स्पीड एंड इंटरेक्टिविटी, मतलब कि आपका जो पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, कोई भी पेज है, वो मोबाइल के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड हो। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, एक और भी वेबसाइट है उसकी एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे इस तरह शो हो रही है, तो इसको मोबाइल पे भी ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल के ऊपर ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज़ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो होती है वो मोबाइल के ऊपर होती है। मैं इसको यहाँ पे iPhone 14 कर देता, ये देखिए, तो ये मोबाइल पे कुछ ऐसी शो होगी वेबसाइट, मतलब कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। अगर डेस्कटॉप के ऊपर ये सही शो होती है तो मोबाइल के ऊपर भी सही शो हो रही है, लेकिन ये टैबलेट के ऊपर ऑप्टिमाइज़ नहीं है, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आईपैड मिनी, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं टैबलेट के ऊपर ये उस तरह से ऑप्टिमाइज, ये देखें टैबलेट के ऊपर ये उस तरह से, ये देखें ऑप्टिमाइज नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ये देखें, तो ये जिस तरह ये ऐसे शो हो रही है, मोबाइल के ऊपर ये ऐसे शो नहीं होनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर ये बिल्कुल इस तरह से परफेक्ट शो होनी चाहिए। इसको कहते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव हो वेबसाइट, स्पीड वेबसाइट की अच्छी हो, ठीक है, इंटरेक्टिविटी अच्छी हो। बाकी आगे इस चीज़ को हम पेज स्पीड वाले ऑप्शन में जाकर डिस्कस करते हैं कि स्पीड कैसे अच्छी हो, ठीक है। और उसके बाद आती है EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। ये गूगल ने एक टर्म लॉन्च किया EEAT के ऊपर, जो बंदा कंटेंट लिख रहा है वो पहली चीज़ तो वो ये कि उसको उस टॉपिक के अंदर एक्सपीरियंस हो। मतलब ऐसा ना हो कि अब एक ऐसा बंदा उठ के आ जाए जिसने अभी 2-3 मंथ हुए हैं उसको एसईओ करते हुए, और 2-3 मंथ के अंदर ही वो एसईओ को समझाने लग गया, एसईओ को गाइड करने लग गया, ठीक है। चलो जिसका 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ में, उसको तो समझ आती है कि यार वो अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है एसईओ के बारे में, ठीक है ना।
लेकिन जिस बंदे ने अभी 2-3 मंथ अभी सीखा ही है एसईओ को और वो आके कंटेंट लिखी जा रहा है, एसईओ के बारे में बता रहा है, वो क्या ही बताएगा, क्योंकि जब उसने अभी तक इतनी चीज़ें ही एक्सपीरियंस नहीं की हैं एसईओ के अंदर, तो वो बताने लग जाएगा इन्फॉर्मेशन को, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। वो रैंकिंग मिल जाएगी आपको थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगी। सही है। एक्सपर्टीज़, उस बंदे की एक्सपर्टीज़ हो उस फील्ड के अंदर जिसके रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अथॉरिटेटिवनेस, मतलब कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट पब्लिश है, कंटेंट के अंदर अथॉरिटी भी हो। गूगल को ये डिटेक्ट, जब उसको गूगल कंटेंट को पढ़े तो उसको पता चले कि यार ये अथॉरिटेटिव कंटेंट है। मतलब उसके अंदर अथॉरिटेटिवनेस कैसे बढ़ती है? अथॉरिटेटिवनेस कंटेंट की बढ़ती है कंटेंट के अंदर इमेजेस यूज़ करने से। मतलब अगर आप कोई टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए या थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई ना कोई इमेज यूज़ करते हैं, या उसके अंदर आप लिंकिंग इस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग लिंकिंग करते हैं कि वहाँ पे अगर कोई और टॉपिक भी आ रहा होता है, किसी छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में आपने सिर्फ उस कंटेंट के अंदर पैराग्राफ दिया है, तो आपने उस कंटेंट के रिलेटेड एक और आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन उस कंटेंट के अंदर भी उस छोटे से पैराग्राफ को या उस थोड़े से टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी था, तो आपने उस आर्टिकल के अंदर उस पहले जो आर्टिकल का जो पैराग्राफ था वो डाल दिया। अब उस पैराग्राफ में आपने उस आर्टिकल का लिंक डालना है जो जिसके ऊपर पहले कंटेंट लिखा हुआ है, जो पहले उस पैराग्राफ को जो एक डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा है पूरे ब्लॉग की सूरत में। तो इस चीज़ से आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। मीन के मैं आपको अगर सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो आपने आर्टिकल के अंदर किसी ऐसे टॉपिक को लिंक करना है जो कि उस आर्टिकल जो आपने अभी लिखा है उसके अंदर थोड़ा सा उसका टच है, लेकिन उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपने अलग एक ब्लॉग की सूरत में पब्लिश की हुई है, तो आपने उसका लिंक उसमें डालना है। ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, मतलब कि इस तरह से आप जो लिंक्स आप लगा रहे हैं या जिस तरह से आप कंटेंट लिख रहे हैं, आपने इस तरह से कंटेंट को लिखना है कि गूगल को ये शो हो कि आप एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप इस तरह से कंटेंट में नहीं कह रहे कि यार शायद ये ऐसा हो, या मे बी इस तरह से हो, मे बी इस तरह से हो, मतलब वो तो एक फिर शक के ज़ुमरे में चली जाएगी ना चीज़। तो आपने इसको ट्रस्टवर्दीनेस के अंदर लेके चलना है, ठीक है, ताकि ये एक ट्रस्टेड हो कि हाँ मैंने देखा है ये ऐसे है। सही है, इस तरह से। तो उसके बाद आता है सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट के अंदर कंटेंट मस्ट मैच व्हाट यूज़र आर सर्चिंग फॉर। आपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करना, जैसे कि कीवर्ड्स तो कभी कभी यूज़र गलत भी सर्च कर देते हैं, उसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं या यूज़र का इंटेंट कोई और होता है। अक्सर कीवर्ड्स ऐसे कंफ्यूज्ड कीवर्ड्स होते हैं कि जो लगता है कि यार ये कमर्शियल भी हैं और इंफॉर्मेशनल भी हो सकते हैं, ये ट्रांजैक्शनल भी हैं, इंफॉर्मेशनल भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी सर्च करता है ज्वेलरी, सिर्फ ज्वेलरी सर्च कर देता है, तो अब जिसने ज्वेलरी सर्च किया है वो उसका इंटेंट कमर्शियल भी हो सकता है, उसका इंटेंट ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है और उसका इंटेंट इन्फॉर्मेशनल भी हो सकता है। ये यूज़र के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ ज्वेलरी कीवर्ड के ऊपर ही आर्टिकल लिख के रख देना है, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने उसके बारे में एक प्रॉपर टाइटल बताना है। अगर आप सर्विस सेल कर रहे हो तो आपने कहना है बाय ब्यूटीफुल या चीपेस्ट ज्वेलरी, आगे अपने ब्रांड का नेम डाल दें या लोकेशन का नेम डाल दें। अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो व्हाट ज्वेलरी इज़ बेस्ट फॉर दी वुमेंस, इस तरह से आप उसका टाइटल डालें ताकि यूज़र को ये चीज़ नज़र आए कि बेसिकली आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने सही तरह से नहीं सर्च किया, लेकिन आपने उसके इंटेंट को इस तरह से रखना है, उस कंटेंट के इंटेंट को, कि यूज़र जब उसको देखे उसको वहीं से पता चल जाए। अब अगर यूज़र उसको बाय करना चाहता हुआ या उसको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो वो आपके पास आएगा। अदरवाइज़ अगर उसकी जो माइंड है या जो सोच के उसने वो क्यूरी की है, अगर वो चीज़ वो नहीं चाहता, जो आपके टाइटल में वो चीज़ नहीं लिखी हुई, वो कोई और चीज़ चाहता है, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक ही ना करे। जब वो वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करेगा तो इसका आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे चीज़ को, ठीक है, यूज़र ने तो वही समझना है कि यार जो मैंने सर्च किया है शायद उसी का रिजल्ट हो, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दे। जब वो क्लिक करे तो उसको वो इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो जो वो चाहता है, तो फिर वो फ़ौरन से आपकी वेबसाइट को कट करके किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा और गूगल आपकी वेबसाइट को डी-रैंक कर देगा। अब जब यूज़र ऊपर से ही देख के उसको क्लिक नहीं करेगा तो इससे ये होगा, वैसे क्लिक थ्रू रेट CTR तो कम होगा, लेकिन इससे ये होगा कि आपका बाउंस रेट ज़्यादा नहीं होगा। जब बाउंस रेट ज़्यादा नहीं होगा, गूगल को लगेगा कि यार मैंने
इसने इस टाइप का इंटेंट मुझे दिया है, तो मैंने अब इस तरह के यूज़र को ये चीज़ नहीं शो करवानी, बल्कि एक इस तरह के यूज़र को, इसके बरक्स जो यूज़र हैं उनको ये चीज़ शो करवानी। मतलब कि आपने इंटेंट को अपने को क्लियर रखना है कि गूगल उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे और उन लोगों को शो करवाए जिन लोगों को बेसिकली इस चीज़ की नीड है। आपने अपने इंटेंट को इतना क्लियर रखना है कि गूगल उस चीज़ को डिटेक्ट करे, क्योंकि गूगल 2015 से हमिंग बर्ड एल्गोरिथम का यूज़ कर रहा है, AI का यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिससे वो सिर्फ यूज़र की क्यूरी को नहीं देखता, यूज़र की क्यूरी के पीछे के मतलब को देखता है और उस मतलब की बेस के ऊपर कंटेंट को रैंक करता है, ठीक है। तो इसको लाजमी आपने अपने माइंड में रखना है। कभी भी कोई कंटेंट लिखते वक्त आपने सर्च इंटेंट जो है अपनी उसका वाज़े रखना है, कभी भी इसको धोखा नहीं देना गूगल को। इंटरनल लिंकिंग हेल्प डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड इम्प्रूव क्रॉलेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अथॉरिटी को बाकी पेजेस के अंदर तकसीम करने के लिए ये चीज़ हेल्प करती है कि आपने एक ब्लॉग लिखा, उसके अंदर आपने 2 और पेजेस का लिंक लगा दिया, वो जो पेजेस हैं उनके अंदर 2 और पेजेस का लिंक लगा दिया, फिर आगे वो जो पेज इस तरह से एक चेन बन जाती। गूगल का बोर्ड जब उसको एक आर्टिकल को विजिट करता है, उसमें उसको आपकी वेबसाइट का दूसरा लिंक मिलता है, वो उसको भी विजिट करता है, फिर उसमें से और लिंक मिलता है उसको भी, तो गूगल उन सारे लिंक्स को सेव कर लेता है, जिससे आपके एक पेज की अथॉरिटी की वजह से, एक पेज के रैंक होने की वजह से बाकी पेजेस भी गूगल के सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और उनको भी गूगल रैंक करना स्टार्ट कर देता है आपके एक पेज की अथॉरिटी की वजह से। तो इंटरनल लिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे पेज की अथॉरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आप किसी एक पेज की भी आपकी अथॉरिटी इंक्रीज़ हो गई है तो उसकी वजह से आपके दूसरे पेजेस की भी अथॉरिटी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो पेज, उस पेज की कितनी अथॉरिटी है और आपने इंटरनल लिंकिंग जो की है वो रेलिवेंट कितनी है। उसके बाद आता है कोर वेब वाइटल्स। हाँ, यहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि स्पीड के बारे में। कोर वेब वाइटल्स बेसिकली LCP ये होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, मतलब कि आपकी वेबसाइट टोटल कितने सेकंड के अंदर लोड हो रही है। लार्जेस्ट FCP फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट के मतलब जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड होती है तो सबसे पहले क्या शो होता है, CLS होता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता शो करके कितनी लेआउट्स के अंदर शिफ्ट हो के और फिर वो एक प्रॉपर रिज़ल्ट, मतलब प्रॉपर वो शो हो रही है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं कोर वेब वाइटल्स के अंदर। जब आपकी वेबसाइट की स्पीड होती है ना ऑप्टिमाइज्ड, तो आपका जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है वो होता है 2 सेकंड, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड। और FCP फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट आपका 0.2 सेकंड होता है और कम्यूटेटिव लेआउट शिफ्ट भी 0.003 या 0.004 इतना होता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस स्कोर होते हैं आपकी वेबसाइट के, जो कि ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, आपकी वेबसाइट टोटल कितने टाइम में लोड होती है, आपकी वेबसाइट का पहला जो एलिमेंट है, ये पहली जो विजिट है वो कितने टाइम में लोड हो रही है और आपकी वेबसाइट कितनी लेआउट्स के अंदर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में डाल के, तो इसको मैं करता हूँ लोड। ये है फर्स्ट इसका कंटेंटफुल पेंट था जो कि वाइट सा शो हुआ। अभी ये इसका कम्यूटेटिव लेआउट शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। ये है इसका LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट कि मतलब कि ये इतने सेकंड में मुकम्मल शो हुई है। जो वो वाइट वाला छोटा सा ब्लिंक हुआ था हिस्सा, वो था फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ठीक है। या आप इसको भी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट लिख सकते हैं कि ये चीज़ें पहले शो हुई हैं, ये टाइटल और ये वाइट वाला जो बैनर है। उसके बाद जो अब जब पूरी वेबसाइट मुकम्मल हो गई तो ये था लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के किस टाइम पे आके वेबसाइट मुकम्मल लोड हुई है और इस पूरे जो ड्यूरेशन है इसके अंदर कैसे कैसे वेबसाइट्स की लेआउट शिफ्ट हुई हैं। जैसे ये इमेज पहले बड़ी नज़र आ रही थी, अब सही हुई है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको पेज स्पीड इनसाइड गूगल का एक अपना टूल है, ठीक है, वहाँ से मैं आपको ये चीज़ को शो करवाता हूँ कि बेसिकली इसकी क्या स्पीड है और क्या इसके स्टेट्स आ रहे हैं। आप पेज स्पीड .web.dev लिखेंगे तो ये गूगल का अपना टूल है, ये आ जाएगा। इसके ऊपर आप वेबसाइट को डालें और एनालाइज कर लें, गूगल ये आपको सारा कुछ बता देगा कि आपकी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है। क्योंकि आप हो सकता है आपके पास इंटरनेट स्लो हो, ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि इंटरनेट स्लो हो तो वेबसाइट थोड़ी देर से लोड होती है, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से शो करवाता है कि जिसका इंटरनेट फास्ट है वहाँ पे वेबसाइट कैसे लोड हो रही है, कौन सी लेआउट के अंदर शिफ्ट हो रही है और पहला कंटेंट जो है उसका वेबसाइट का वो कब शो हो रहा है, कितने सेकंड के अंदर, और पूरी वेबसाइट मुकम्मल लोड होकर कितने सेकंड में आपको शो हो रही है। ये मोबाइल पे भी आपको लहदा से दिखाता है
और डेस्कटॉप पे अलग है। यही चीज़ है कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोबाइल की रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए वेबसाइट, क्योंकि इस चीज़ को गूगल बहुत ज़्यादा देखता है, क्योंकि आपकी 70 to 80% जो ट्रैफिक है मोबाइल से आ रही होती है, डेस्कटॉप से कम ही आती होती है। सर्विस वेबसाइट के ऊपर डेस्कटॉप पे आती है ज़्यादा ट्रैफिक। ये देखें इसकी परफॉर्मेंस 71% है, मतलब कि जो मोबाइल के अंदर इसका फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है वो 1.2 सेकंड के अंदर शो है, मतलब कि पहला जो है इसका एलिमेंट है। लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट मतलब कि मोबाइल के अंदर ये टोटल जो वेबसाइट है वो 3.9 सेकंड के अंदर शो हो रही है, ठीक है। और ये कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट है, ये आपकी सही है, ठीक है, 0.067। इस तरह से आपकी वेबसाइट पहले वाइट शो होती है, फिर तीसरी दफ़ा फिर आपका ये फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है, फिर इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये है इसका लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। और ये सारे जितना भी प्रोसेस आ रहा है ये है क्या उसे कहते हैं, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस ठीक है ऑलमोस्ट, वो फिर नेट की वजह से शायद हमारे पास कम शो हुई है। ये देखें ये चीज़ वहाँ पे भी आ रही थी, ठीक है ना। गूगल ने इसको डिटेक्ट नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ सेट होनी चाहिए, इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए हमें, सही है ना। ये होता है कोर वेब वाइटल्स, HTTPS, ठीक है। ये एक आप कह लें कि एक प्रोटोकॉल होता है जो कि आपको आपकी वेबसाइट को और सर्वर को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि आपकी होस्टिंग जो जहाँ से आपकी वेबसाइट होस्ट हुई है वो सर्वर कहलाता है, और जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट है, आपकी डोमेन, ठीक है। उसके दरमियान और सर्वर के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP बाद औक़ात वेबसाइट्स के ऊपर होता है जो कि सिक्योर नहीं होता, और HTTPS का मतलब होता है कि ये सिक्योर है, कि इसके इन वेबसाइट के अंदर और सर्वर के अंदर जो भी डाटा या पासवर्ड या क्रेडिशनल्स जो आप लॉगिन करते हैं वो सारे पासवर्ड्स और लॉगिन्स आपकी सिक्योर है, ठीक है। और SSL उसके ऊपर एक्टिव है, ठीक है ना। गूगल की तरफ से SSL आपको एक सर्टिफिकेट होता है वो मिलता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेड है, ठीक है ना, सिक्योर है। तो ये एक सिक्योर वे होता है HTTPS। HTTP जो होता है जब भी वो लिखा होगा तो गूगल उसको रेड शो कर रहा होगा कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है, और कुछ डोमेन्स के साथ HTTPS लगा ही नहीं होता, तो उनके ऊपर वो रेड सा पेज ओपन हो जाता है। आप अगर खुद उसको चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, अलबत्ता गूगल आपको अलाउ ही नहीं करता उसके ऊपर विज़िट करने से, ठीक है। आप एडवांस ऑप्शन में जाके प्रोसीड कर सकते हैं उसको। तो ये एक सिक्योर एक कनेक्शन होता है आपके सर्वर और आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, कि आपके पासवर्ड्स, आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो सब कुछ सेफ़ है। कोई हैकर या कोई अटैकर जो है या कोई मालवेयर बीच में से आके उसको स्टॉल नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता। HTTP होगा तो मतलब आपकी वेबसाइट के दरमियान और सर्वर के दरमियान कनेक्शन सिक्योर नहीं है, कोई भी हैकर आके उसमें से आपके क्रेडिशनल और लॉगिन्स को चुरा सकता है, ठीक है। सिक्योर एंड ट्रस्टेड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद था स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप के बारे में थोड़ा सा पहले आपको मैंने आइडिया दिया था कि ये बेसिकली एक वेबसाइट के स्कीमे के बारे में। वेबसाइट का स्कीमा जो होता है वो बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जेसन की, जिसके अंदर आप बता रहे होते हैं गूगल को कि मेरी वेबसाइट के ये पेजेस आपने इंडेक्स करने हैं, और मेरी वेबसाइट इस चीज़ के बारे में है, इस चीज़ के बारे में सर्विस सेल कर रही है, इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ये एक पूरी फाइल होती है जो गूगल को ये समझाती है आपके वेबसाइट के इंटेंट के बारे में, आपकी वेबसाइट के कंटेंट के बारे में, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, आपकी वेबसाइट है क्या चीज़, किस बारे में है, कैसे आपने किस जगह पे आप उसको रैंक करना चाहते हैं, किस जगह पे आप उसको रैंक नहीं करना चाहते। टोटल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गूगल को ये हेल्प करती हैं कि भाई इस वेबसाइट को आपने कहाँ पे शो करना है, कहाँ पे रैंक करना है, कहाँ पे नहीं करना। तो ये एक पूरी फाइल होती है, इसके अंदर हम वेबसाइट बनाने के बाद उसका एक कंप्लीट स्कीमा रेडी करते हैं, ठीक है। CTR प्लस इंगेजमेंट। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, कि मतलब कहाँ पे वेबसाइट के रिज़ल्ट शो हो रहे हैं आपके पेजेस, सर्च रिज़ल्ट पेजेस के अंदर, SERP के अंदर, गूगल के अंदर कहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो शो हो रही है, और कितनी दफ़ा शो हो रही है, और कितनी दफ़ा शो होने में से कितने क्लिक्स उसके ऊपर आ रहे हैं। मतलब कि अगर 1000 दफ़ा शो हो रही है तो उसमें से कितने लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। मतलब 1000 दफ़ा अगर शो हो रही है तो उसमें अगर 200 लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो CTR है वो 2 है, ठीक है। तो ये 0.2 है या 2 है, ये CTR होता है, ठीक। क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब आप की वेबसाइट शो कितनी दफ़ा हुई है और उस दौरान जितनी दफ़ा शो हुई है उसमें से क्लिक कितनी दफ़ा हुई है,
आपकी वेबसाइट क्लिक कितनी दफ़ा लोगों ने किया। और इंगेजमेंट का मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है कितना यूज़र इंगेज हो रहा है, आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। हाई क्लिक थ्रू रेट एंड लो बाउंस रेट, यही मैं बाउंस रेट के बारे में डिस्कस कर रहा था कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक होने के फ़ौरन बाद ही उसको छोड़ दिया जाए या किसी और पेज के ऊपर चला जाए कस्टमर किसी और वेबसाइट के पेज के ऊपर, तो उससे आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होता है। बाउंस रेट मतलब यूज़र आया आपकी वेबसाइट के ऊपर से, उसको क्लिक किया और फ़ौरन बैक चला गया, मतलब एक चीज़ बाउंस हुई है, मतलब उसने वो एक जगह पे लगी है और बैक चली गई है। जैसे बॉल बाउंस होती है नीचे फर्श के साथ लग के या दीवार के साथ लग के, मतलब लगी और वापस चली गई, बाउंस हुई, तो इसको बाउंस रेट कहते हैं, ठीक। बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। गूगल आपकी वेबसाइट को हनीमून पीरियड में डाल देगा या सैंड बॉक्स में डाल देगा, मतलब आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स कर देगा और एक ऐसी जगह पे डाल देगा जहाँ से आपको निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको सोशल शेयरिंग करनी पड़ती है अगर कोई वेबसाइट सैंड बॉक्स में पड़ी हो या हनीमून पीरियड में चली जाए। स्टेप 4 कंप्लीट एसईओ इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अब बेसिकली ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन तो पढ़ तो ली कि एसईओ बेसिकली है क्या और इसमें हम करेंगे क्या और क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब उन चीज़ों को हम टूल्स के साथ कैसे करेंगे और कौन कौन से टूल्स हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे वो आगे स्टेप 4 में आ रहे हैं। इसको भी हम आज ही की क्लास में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल वर्क अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एसईओ इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इसमें फेज़ 1 जो है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे एचरफ यूज़ कर लेते हैं, सेमरश यूज़ कर लेते हैं, ये सारे पेड टूल्स हैं। एचरफ का फ्री टूल भी है बट वो लिमिटेड है, ऊपर सजेस्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, आंसर द पब्लिक है, ठीक है। ये सारे टूल्स हम इन सब को यूज़ करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है। और इसके बाद इनको कौन से कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करना है वो हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मतलब जिन कीवर्ड्स के अंदर 3 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। जिन कीवर्ड्स के अंदर 3 से कम वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। लो कंपटीशन मतलब कि जिनकी केडी लो होती है, ठीक है। हाई इंटेंट कीवर्ड्स, ठीक है, ये कि जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होता है लेकिन केडी लो होती है। केडी लो का मतलब है कि उसमें कितने % लोग पहले काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब कि अगर केडी लो होती है आपकी 20 तक लो कंसिडर होती है, 20, 25, 29 तक लो कंसिडर होती है, 30 के ऊपर फिर मीडियम और 70 के ऊपर फिर हाई, ठीक है। तो आपने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को यूज़ करना है जिसके ऊपर पहले से लोग कम काम कर रहे हैं, थोड़े लोगों को नॉलेज है उसके बारे में लेकिन उसका सर्च इंटेंट ज़्यादा है, मतलब कि यूज़र उस कीवर्ड को सर्च तो कर रहा है लेकिन उसके ऊपर काम कम लोग कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि काम करना है। और जो लोग पहले इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी, और अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन भी उसने आपने ऐड करके ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर उसको डालना है। और इसी तरह से अगर आपकी सर्विस वेबसाइट है तो आपने एक ऐसी प्रोडक्ट पकड़नी है, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जो प्रोडक्ट लो कंपटीशन है, जिसके अंदर के लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या जिस कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई ब्रांड नहीं बैठा हुआ, कोई वेबसाइट नहीं बैठी हुई, या वेबसाइट्स अगर बैठी हुई हैं तो उनकी या तो एसईओ नहीं हुई हुई पूरी, या यूज़र को वो प्रॉपर चीज़ मिल नहीं रही है सही तरह से, कहीं ना कहीं से यूज़र को वो मतलब गैप मिल रहा है उस चीज़ के अंदर, यूज़र फ्रस्ट्रेट हो रहा है। उस चीज़ को आपने देखना है, यूज़र के पेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट कम सेल तो ज़्यादा हो रही, यूज़र उसको सर्च तो ज़्यादा कर रहा है लेकिन वो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है या किसी को मिल नहीं रही है, जिस वेबसाइट के ऊपर मिल रही है उसके ऊपर डिलीवरी टाइम ज़्यादा है या इनसिक्योर है या उसकी अथॉरिटी कम है या वट एवर जो भी इशू है उसको, ठीक है। तो आपने बेसिकली वो इशू सॉल्व करना है। आपकी ब्लॉगिंग करने का या ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रन करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि आपने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ग्रुप कीवर्ड बाय सर्च इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, ठीक है। कीवर्ड्स को आपने ग्रुप्ड रखना है। अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स को टारगेट करना है, वो वाले कीवर्ड यूज़ करने हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, ग्रुप करके। जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हैं उनको आपने साइड पे कर देना है, उनको उन वेबसाइट के अंदर आपने यूज़ करने हैं जिन वेबसाइट के ऊपर आप कोई ना कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, बाय वाले कीवर्ड्स, ठीक है। नेविगेशनल, किसी स्पेसिफिक जगह वाले कीवर्ड्स, जैसे मैं सर्च करता हूँ कि क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो ये होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। नेविगेशन मतलब कि एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर, आपने 9th में पढ़ा होगा जियोग्राफी में या 8th में जियोग्राफी की एक बुक होती है, उसमें
नेविगेशन एंड प्लांट्री करके एक जो है वो टॉपिक होता है, ठीक है। तो ये नेविगेशन का मतलब बेसिकली होता है कि किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर, ठीक है। ट्रांजैक्शनल मतलब यूज़र उस चीज़ को बाय करना चाहता है, बाय वाले कीवर्ड्स। और इन्फॉर्मेशनल के आपने इन्फॉर्मेशनल के अंदर भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करना है, जैसे क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, क्वेश्चन बेस्ड क्यूरीज, व्हाट इज़ करके या हाउ इज़ करके, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स को हमेशा ग्रुप रखना है। ऐसा नहीं करना कि इन्फॉर्मेशन आपका ब्लॉग है उसके अंदर आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड भी डाल रहे हैं, नेविगेशनल भी डाल रहे हैं, ठीक है, सही है। तो अगर ट्रांजैक्शनल आपका इंटेंट है तो आप उसके अंदर नेविगेशनल भी डाल रहे हैं। वैसे ट्रांजैक्शनल में नेविगेशनल आता है, अगर बाय क्लीनिंग सर्विस इन लाहौर इस तरह से आ जाए तो फिर ये ट्रांजैक्शनल नेविगेशनल इसमें दोनों आएंगे, इसमें आप दोनों तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपस में रिलेट करती हैं, इन दोनों को मिक्स करके डालना पड़ता है अगर आपकी कोई लोकेशन बेस्ड सर्विस है, ठीक है। अगर आपकी कोई ऑनलाइन सर्विस है तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद फेज़ 2 आता है टेक्निकल एसईओ ऑडिट। इसके अंदर आप एसईओ को, वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए या उसकी स्पीड, अब स्पीड आपने चेक तो कर ली कि वेबसाइट की कितनी है, अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो इसको इम्प्रूव ऐसे करेंगे कि पहले हम इसकी रिपोर्ट लेंगे ना, बेसिकली किन चीज़ों की वजह से हमारी वेबसाइट की स्पीड ख़राब है, उन चीज़ों को सेट करेंगे। और उन चीज़ों का पता कैसे चलेगा, वो एक टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग, ठीक है। उससे आप इसको वेबसाइट की उसमें यूआरएल डालेंगे, ये मैं आपको टूल दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप वेबसाइट का यूआरएल को डालेंगे और आपकी वेबसाइट को सारा वो ऑडिट करके निकाल के दे देगा, आपकी वेबसाइट में कितने इश्यूज़ हैं, कौन से इश्यूज़ हैं, वट एवर जो कुछ भी है, ठीक है। फिक्स क्रॉल एरर्स, 404 रीडायरेक्ट्स। क्रॉल एरर्स को आपने, क्रॉल बेसिकली क्या होता है, क्रॉल होता है बेसिकली गूगल के बोट्स हैं जो कि अलग-अलग काम कर रहे हैं। आपकी जो वेबसाइट है ना, जब वो लाइव होती है ना गूगल के अंदर, तो उसको बहुत सारे मराहिल के अंदर से गुजरना पड़ता है। मैं थोड़ा सा अब इसमें एडवांसमेंट की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये है गूगल का एक सिंपल सा सिस्टम जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली गूगल वर्क कैसे कर रहा है। इंटरनेट है, मतलब आपकी वेबसाइट से कोई भी आपकी वेबसाइट का जो पेज जब लाइव होता है ना, सबसे पहले वो क्रॉलर के पास जाता है। गूगल का एक बोट है क्रॉलर, जो कि आपकी वेबसाइट के पेज को स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल डाउन करके उस पूरे पेज को इस तरह से स्क्रॉल करके देखता है कि इस पेज के अंदर क्या है, कौन सी इमेजेस है, कौन सा टेक्स्ट है, क्या चीज़ है। ज़ाहिर बात है स्क्रॉल करेगा, उसको पढ़ेगा, तभी उसको पता चलेगा ना कि मैंने इस पेज को कहाँ पे शो करना है, ठीक है। उसके बाद स्टोर सर्वर। स्टोर सर्वर एक ऐसा इसका बोट है, ऐसा सर्वर है जो कि इस पेज की एक HTML की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। HTML की फ़ाइल कैसे डाउनलोड करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब अगर आप सेव एज़ पे जाते हैं ना, और मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ वेब पेज कंप्लीट HTML, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 29 बाइट का एक पेज है, इसको उसने सेव कर लेना है अपने पास। सेव करेगा, सेव करके रेपोजिटरी में भेज देगा। रेपोजिटरी उन सारे पेजेस को, जितने भी पेजेस हैं उनको अपने पास स्टोर कर लेगा, स्टोर करके इंडेक्सर के पास भेज देगा। इंडेक्सर क्या करेगा, उसकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ेगा, पढ़ के उसको गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर लाइव कर देगा और लेक्सिकॉन के अंदर भेज देगा। इंडेक्स करके लेक्सिकॉन के अंदर भेज देगा। लेक्सिकॉन क्या करेगा, वो उन सारे पेजेस को अपने पास स्टोर कर लेगा, उनको सर्च रिजल्ट्स के अंदर शो करवाने के लिए। और जब भी सर्चर, मतलब यूज़र कोई भी सर्च करेगा कोई चीज़, तो फ़ौरन से वो सर्च रिजल्ट पेजेस के अंदर वो चीज़ शो हो जाएगी। इसके अलावा क्रॉलर यूआरएल सर्वर से भी अपने पेजेस को लेता है। यूआरएल सर्वर बेसिकली वो होता है कि आपकी एक पेज के अंदर अगर मल्टीपल लिंक्स लगे हुए हैं और उनको गूगल ने क्रॉल किया है, ठीक है, तो वो बेसिकली यूआरएल सर्वर के पास या डॉक इंडेक्स के पास वो पेजेस जाते हैं। बाकी ये कम्प्लेक्स सिस्टम है, ये आगे कभी फिर समझाऊँगा आपको जब आपका इतना सा थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो मैं ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा। बस इतना आपको समझाना था कि ये गूगल के बोट्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को, कोई बोट क्या कर रहा है, कोई बोट आपके सिर्फ पेज को देख रहा है, कोई बोट आपके पेज को क्रॉल कर रहा है, मतलब स्क्रॉल कर रहा है, इस तरह से देख रहा है, कोई बोट आपके पेज को डाउनलोड करके स्टोर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये उसके मल्टीपल तरीके हैं, सही है। तो फिक्स क्रॉल एरर्स, क्रॉल के एरर्स को आपने फिक्स करना है। मतलब आपके जो पेजेस हैं वो 404 ना हो। 404 का मतलब होता है कि आपका पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये वाला जो पेज है ना, ये एग्जिस्ट करता है,
ब्लॉग का पेज, ठीक है। ये टूल मैं आपको दिखा रहा था, ये है स्क्रीमिंग फ्रॉग। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, सारे इश्यूज आ जाते हैं इधर। तो ये एक पेज एग्जिस्ट करता है तभी तो ओपन हो गया, सही है। अब एक पेज है इसके अंदर, मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा देता हूँ, तो ये पेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, 404 पे चला जाएगा, ठीक है, पेज नॉट फाउंड 404। तो बेसिकली एक पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो गूगल उसको कैसे क्रॉल करेगा। जब एक पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो गूगल उसको स्क्रॉल ही नहीं कर सकता, ठीक है। रीडायरेक्ट्स, कुछ पेज ऐसे होते हैं जैसे ब्लॉग के यूआरएल को शॉप के यूआरएल पे रीडायरेक्ट किया हुआ है, तो यूज़र जब भी ब्लॉग पे आएगा पहले ब्लॉग वाला पेज लोड होगा, फिर फ़ौरन से शॉप वाले पेज के ऊपर वो चला जाएगा। तो जब गूगल को टाइम ही नहीं दिया जा रहा उस पेज को विजिट करके स्क्रॉल करने का, तो वो कैसे स्क्रॉल करेगा, वो तो रीडायरेक्ट हो रहा है शॉप के ऊपर बार बार, ठीक है। तो इन एरर्स को आपने सॉल्व करना होता है। उसके बाद ऑप्टिमाइज robot.txt और sitemap.xml, ठीक है। robot.txt की फ़ाइल होती है जिसके अंदर आप गूगल को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली ये कि ये लाजमी तुमने करना है। वो एक फ़ाइल होती है robot.txt की फ़ाइल होती है जो कि नोटपैड में ओपन होती। उसके अंदर हम आप गूगल को ये बताते हैं कि भाई ये वाले पेजेस को तुमने इंडेक्स करना है, ये वाले पेजेस को इंडेक्स नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि robot.txt की फ़ाइल के अंदर आपने वो वाले पेजेस को डाला हुआ है जिनको आपने इंडेक्स करवाना है। तो जब आप गूगल को एक तरफ से बता रहे हैं कि भाई तुमने ये पेजेस इंडेक्स नहीं करने, और ऊपर से फिर आप सर्च कंसोल में जाके देख रहे हैं कि यार गूगल ये पेज क्यों नहीं इंडेक्स कर रहा है, तो आपको सबसे पहले robot.txt की फ़ाइल को जाके देखना चाहिए कि आपने उसको ब्लॉक तो नहीं किया हुआ। अगर आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है, गूगल को वैसे ही रोका हुआ है कि तुमने इसको विजिट करके इंडेक्स नहीं करना, स्क्रॉल कर लेता है वैसे गूगल उसको, लेकिन इंडेक्स नहीं करता। तो जब आपने गूगल को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि तुमने इसको इंडेक्स करना ही नहीं है, तो फिर वो क्यों इंडेक्स करेगा। तो इसको ऑप्टिमाइज रखना चाहिए, सिर्फ वो वाले पेजेस डालने चाहिए जिनको इंडेक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग के अंदर भी आपका क्रॉल बजट वेस्ट होता है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया या रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज हो गया, तो इनको इंडेक्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अकाउंट का पेज हो गया, ब्लॉग जो है वो, इसके अलावा कार्ट का पेज हो गया, चेकआउट का पेज हो गया, तो ये ऐसे पेज हैं जिनको इंडेक्स करवाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद sitemap.xml, अपने वेबसाइट की जो साइड मैप है उसको ऑप्टिमाइज रखना होता है। उसमें कोई ऐसे बाज़ ऐसे होते हैं जब आप योस्ट या रैंक मैथ या किसी भी एसईओ का प्लगइन यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो टेम्पलेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स जो वर्डप्रेस के अंदर होती हैं, जैसे HTML ब्लॉग्स हो गए, HTML के ब्लॉग्स की कैटेगरी होगी, पोर्टफोलियो पेजेस हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट के पेजेस हो गए, उनकी कैटेगरीज होगी, उनके टैग्स हो गए। तो अगर आपने उनको इंडेक्स नहीं करवाना तो आपको उनको साइट मैप से एक्सक्लूड करना पड़ता है, मतलब कि साइट मैप से ही वो लिंक्स को निकालना पड़ता है कि गूगल उनको ना देखे, ना उनको क्रॉल करे, ना फैच करे, ना इंडेक्स करे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली साइट मैप एक्सएमएल होता है, इसको भी आपको ऑप्टिमाइज रखना होता है। कोई भी वेबसाइट का साइट मैप अगर आपने देखना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसके आगे स्लैश लगा के साइट मैप .xml लिखेंगे तो वो एक आपके सामने शो हो जाएगा। एक बेसिकली फ़ाइल होती है, XML की फ़ाइल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पोस्ट हैं, पेजेस हैं, प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी, ये अभी साइड मैप है। तो इनमें से अगर मैं किसी और चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहूँगा तो मैं सिंपल योस्ट के प्लगइन की सेटिंग में जाऊँगा, वहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दूँगा। अब यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रिमूव की हुई हैं। इम्प्रूव कोर वेब वाइटल्स, वही स्पीड, कोर वेब वाइटल्स को इम्प्रूव करना, इनको ये सारे कोर वेब वाइटल्स कहलाते हैं, LCP, FCP, ठीक है, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, स्पीड इंडेक्स, वट जो भी, इनको हम कोर वेब वाइटल्स कहते हैं। तो इनको भी हमने साथ साथ इम्प्रूव करना है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कभी कम ना हो। उसके बाद इंश्योर मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये वही चीज़ आ गई कि मोबाइल के ऊपर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना है, सही। उसके बाद ऑन पेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, टारगेटेड कीवर्ड्स इन टाइटल, मेटा, H1 URL एंड फर्स्ट 100 वर्ड्स। जिस कीवर्ड के ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपने टाइटल के अंदर ज़रूर यूज़ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है, H1 हेडिंग के अंदर ज़रूर यूज़ करना है, URL के अंदर भी ज़रूर यूज़ करना है, और आपके कंटेंट के फर्स्ट 100 वर्ड्स जो हैं उनके अंदर भी ज़रूर ही यूज़ करना है, ताकि गूगल जब आपके ऊपर वाले डाटे को पढ़े, टाइटल भी ऊपर वाला डाटा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी और
उसकी फर्स्ट 100 वर्ड्स भी, H1 का हेडिंग का टैग भी, क्योंकि H1 हर पेज में एक ही होता है। तो ये ऊपर ऊपर का डाटा है, जब गूगल पढ़ना स्टार्ट करे तो उसको स्टार्ट में ही वो फोकस कीवर्ड 3 से 4 दफ़ा नज़र आ जाए सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर, जिससे वो उसको बेटर उस चीज़ को अंडरस्टूड कर ले कि यार इसने इसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे ये जो टारगेटेड कीवर्ड्स आपका ज़रूर होना लाजमी है, यूज़ होना ज़रूरी है, लाजमी है। यूज़ LSI सेमेंटिक कीवर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली LSI कीवर्ड्स जो होते हैं उनका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कीवर्ड्स की कॉम्बिनेशंस होती हैं। जैसे अगर बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लिखा हुआ है तो इसी के जैसा एक कीवर्ड है बाय फॉलोअर्स इंस्टाग्राम। बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऑस्ट्रेलिया है तो बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स AUS लिखा हुआ है। बाय इंस्टाग्राम ऑस्ट्रेलिया फॉलोअर्स, बाय फॉलोअर्स इंस्टाग्राम ऑस्ट्रेलिया। इनको सेमेंटिक कीवर्ड्स नहीं कहते। बाद लोग समझते हैं कि यही LSI कीवर्ड्स हैं, यही सेमेंटिक कीवर्ड्स हैं। यार ये तो बेसिकली एक यूज़र के सर्च करने का तरीका है ना, वो कुछ भी सर्च कर सकता है, वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, उसकी कीवर्ड को जो है वो सर्च करने की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। हर बंदा ऐसी एक्सपर्ट थोड़ी बैठा हुआ है जो कि एक बिल्कुल करेक्ट वे के साथ, ग्रामर के साथ उसको सर्च करेगा। और यूज़र की मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी सर्च करे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिथम का यूज़ करता है, जिससे वो यूज़र की क्यूरी के पीछे के मतलब को समझता है और उस मतलब की बेस के ऊपर किसी भी पेज को रैंक करता है। तो इंटेंट में मैच रखना ज़रूरी है। कीवर्ड की क्यूरी के, यूज़र की क्यूरी के साथ अपने कंटेंट को मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद लोग सेमेंटिक कीवर्ड्स उनको समझ रहे होते हैं जो कि उल्टे सीधे कीवर्ड जो कि यूज़र सर्च कर रहा है, और टूल्स भी वही उल्टे सीधे कीवर्ड्स ही बता रहे होते हैं। तो ये एक मिथ है, इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने। आपने सेमेंटिक कीवर्ड इस तरह से यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पेज है वो है बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर, तो आप उसके अंदर इस तरह का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हाउ टू बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, इज़ इट सेफ टू बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। या आप इसके अंदर कह रहे हैं कि इज़ बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इज़ ऑथेंटिक, या दीज आर बॉट फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर ऑथेंटिक, या फिर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आर बॉट फॉलोअर्स, या इस तरह से कोई सर्च कर रहा है। इस तरह के आप सेमेंटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इज़ इट सेफ टू बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं सेमेंटिक कीवर्ड्स जो बेसिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं कंटेंट के अंदर, जिनका आना लाजमी है, जो कि यूज़र सर्च कर सकता है, ठीक है। उल्टे सीधे कीवर्ड जिनका सेम मतलब हो उनको नहीं आपने यूज़ करना ज़्यादातर। और इस चीज़ के बारे में कोई इतना एक्सप्लेन भी नहीं करता। ये जब हम उसकी रिसर्च करके कंटेंट लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मैं बेटर तरीके से समझाऊंगा कि कौन से सेमेंटिक कीवर्ड्स किनको अच्छे से यूज़ करना है और कौन से कीवर्ड्स को छोड़ देना है जो कि यूज़र की बाय मिस्टेक्स यूज़र सर्च करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज इमेज विद आल्ट टैग्स, ठीक है। आल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव, ठीक है ना। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज सबसे पहले तो करना है। ऐसा नहीं करना कि 2 MB की कोई इमेज आपने पिक की है, ठीक है, तो आपने उसको एज इट इज़ वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। आपने उसके साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है, इमेज के साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है सबसे पहले। देखें ना, अब एक ही तरह की इमेज है, प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आपने पब्लिश किया है, एक आपका कंपेटिटर पब्लिश करके बैठा हुआ है। उसकी जो इमेज है वो है 100 KB की या 80 KB की, आपकी इमेज है 2 MB की। तो गूगल को क्या पड़ी है कि वो आपकी इमेज को अपने अंदर अपने अंदर रख तो लेगा, वो रेपोजिटरी के अंदर सेव तो कर लेगा, लेकिन उसको क्या पड़ेगा, वो आपकी इमेज को रैंक करेगा, जिससे कि यूज़र भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। आपकी इमेज 2 से 3 सेकंड वेबसाइट लोड होने के 2 से 3 सेकंड बाद जाकर लोड हो रही है। यूज़र खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार इमेज नहीं लोड हो रही, ठीक है। और ऊपर से गूगल की भी वो रिसोर्स को खा रहा है। जिस स्पेस के अंदर गूगल उस जैसी 200 इमेजेस रख सकता है, आपने वहाँ उतनी स्पेस में एक इमेज रखी हुई है, तो गूगल उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा। इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, उसके साइज़ को ऑप्टिमाइज़ करना होता है और उसके आल टैग्स लगाने होते हैं। आल टैग्स बेसिकली एक ऐसा टैग होता है गूगल को ये बताने के लिए कि मेरी ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। ऊपर से चलो गूगल पढ़ लेगा, लेकिन अगर इमेज के ऊपर बाद इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लिखा कुछ नहीं होता, जैसे प्लांट्स की इमेजेस हो गई, तो उनको प्लांट्स को देख के पता करना होता है कि ये प्लांट कौन सा है। जैसे स्नेक प्लांट है, तो उस इमेज के ऊपर थोड़ी लिखा होगा कि ये स्नेक प्लांट है। वो आप बेसिकली आल्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर उसको टैग लगाएंगे कि ये स्नेक प्लांट है, जिससे गूगल बेटर अंडरस्टूड कर सकेगा कि यार ये वाकई ये चीज़ है, ठीक है। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में सेम होती हैं लेकिन होती डिफरेंट है, तो फिर उनको रिप्रेजेंट आल टैग से किया जाता है। यूज TOC, टेबल ऑफ कंटेंट फॉर लॉन्गर पेजेस, मतलब अगर आपका पेज 2000 या 2500 या 3000 वर्ड का आपका पेज है,
तो उसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये सर्विस पेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, सर्विस पेजेस के ऊपर आप टेबल ऑफ कंटेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे आप सिंपल एक चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वैसे भी यूज़र वही इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि हाउ टू बाय, क्योंकि हर वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, तो वो स्ट्रक्चर को समझाने के लिए आप उसमें सेक्शंस ऐड कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ऐसे वर्क करती है, किस तरह से आपने बाय करना है, कौन कौन से बटन्स के ऊपर आप क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बस यूज़र को पढ़नी होती हैं, और यूज़र कोई कंटेंट नहीं पढ़ता, खासकर जो सर्विस पेजेस के ऊपर आता है। लेकिन ब्लॉगिंग के ऊपर जो यूज़र आता है वो बेसिकली पढ़ने ही कंटेंट आता है, वहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि आपकी एक पूरे पेज की जो हेडिंग्स है ना, उनका एक स्ट्रक्चर है कि ये हेडिंग आ रही है, उसके बाद ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, मतलब इस टॉपिक के बाद ये चीज़ डिस्कस हो रही है, इसके बाद ये चीज़ डिस्कस हो रही है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। इसका एक प्लगइन होता है वर्डप्रेस में, सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट, इजी टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से एक प्लगइन है, उसको सिंपल ऐड कर लें, तो जितने भी आप आर्टिकल जो ब्लॉग्स लिखेंगे उनको हेडिंग्स देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट उनको टॉप पे शो कर देगा H1 के नीचे। ठीक है, सो ऐड स्कीमा मार्कअप यूजिंग टूल्स लाइक schema.org। आप schema.org से भी अपना स्कीमा मार्कअप डलवा सकते हैं, स्कीमा मार्कअप बनवा सकते हैं अपनी वेबसाइट का, और इसके अलावा आप क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटजी फेज़ 4। कंटेंट की स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपने कंटेंट को पब्लिश करना है वेबसाइट के ऊपर। आप वीकली आपने ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करना है, या आप डेली कर लें, या आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ऐसा नहीं करना कि यार आपने एक हफ्ते मुसलसल ब्लॉग पोस्ट करते रहें और अगले हफ्ते आपने किया ही कोई नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप डेली एक पोस्ट कर लें, आपके पास टाइम कम है तो आप 2 दिन बाद एक ब्लॉग पोस्ट कर लें। इस तरह से आपने इसको लेके चलना है, ताकि गूगल का ये एल्गोरिथम समझे कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कितनी देर बाद कंटेंट आता है। ठीक है, अब आप डेली बेसिस के ऊपर एक हफ्ता आपने हर रोज़ एक आर्टिकल आप पब्लिश करते गए, हर रोज़ डेली एक 2 आर्टिकल, और अगले हफ्ते आपने किया ही कुछ नहीं है, तो ये चीज़ एक बहुत बैड प्रैक्टिस होती है। यूज़ स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ठीक है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक्स का आपने यूज़ करना है कंटेंट की स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, इसका अभी मुझे नहीं आइडिया, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अपडेट आउटडेटेड कंटेंट रेगुलरली। आउटडेटेड कंटेंट जो है वो आपने रेगुलरली अपडेट करना है, और इसका आइडिया मुझे इसलिए नहीं है, मैंने इस पॉइंट को ऐड तो इसमें किया हुआ है, बट मुझे थोड़ा सा सेंस से निकला हुआ है अभी फ़िलहाल। अपडेटेड एंड आउटडेटेड कंटेंट रेगुलरली, मतलब कि जो आपका कंटेंट आउटडेटेड हो गया है, जैसे कि आपने एक वो आर्टिकल था अपनी वेबसाइट के लिए, आपने वो 3 मंथ पहले लिखा था, तो मीन कि अब वो आउटडेटेड हो चुका है। सही है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने एसईओ की चीज़ के लिए, ये हर कंटेंट के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता, जैसे स्पोर्ट्स के लिए, न्यूज़ के लिए कोई कंटेंट होते हैं तो वो एज इट इज़ रहते हैं, सारी ज़िंदगी एज इट इज़ रहते हैं, उसको आप अपडेट करना ही नहीं है आपने उसको, क्योंकि आप उसको अपडेट करेंगे तो वो न्यूज़ चेंज हो जाएगी, रियलिटी चेंज हो रही है उससे। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने अपडेट नहीं करना होता, लेकिन कुछ कंटेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने अपडेट करना होता है गूगल के लिए, क्योंकि गूगल की भी अपडेट्स आती हैं। जैसे ये वेबसाइट थी, इसका पहले स्ट्रक्चर और था, अब स्ट्रक्चर और है, इसका कंटेंट चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि गूगल्स की अपडेट्स आई हैं, और उन अपडेट्स के अंदर वेबसाइट थोड़ी सी डाउन गई है अपने कंटेंट की वजह से, तो फिर उस कंटेंट को अपडेट किया गया है। ठीक है, उसमें चीज़ें कुछ ऐड की गई हैं जो नेसेसरी थी, जो नेसेसरी नहीं थी उन चीज़ों को रिमूव किया गया है। ठीक है ना, तो ये जो कंटेंट है इसको रेगुलरली अपडेट करना होता है, जो कि अपडेट होने वाला है। ठीक है, रेगुलरली हर 2 से 3 मंथ बाद, 90 डेज़ के बाद। ऐड एफएक्यूज बेस्ड ऑन पीपल आल्सो आस्क। एफएक्यूज आपने ऐड करने होते हैं पीपल आल्सो आस्क की बेस के ऊपर। पीपल आल्सो आस्क क्या है? यहाँ पे जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो ये है पीपल आल्सो सर्च फॉर। ये गूगल का ही बेसिकली एक, गूगल के हर सर्च रिजल्ट पेज के नीचे शो होते हैं। तो इसका क्या होता है बेसिकली कि ये जब आप FAQs इनकी बेस के ऊपर आप देते हैं ना, तो गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा बेस्ट हुई तो गूगल उनको फैच करके यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी ट्रैफिक आ सकती है। या इनसे आपको एक चीज़ का और भी आइडिया होता है कि बेसिकली यूज़र क्या सर्च कर रहे हैं। ये बेसिकली वो क्यूरीज हैं जो गूगल के अंदर सर्च होती हैं, और फिर गूगल इनको अपने अंदर फैच करके और यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो इनसे आपको ये आइडिया हो जाता है कि यूज़र करंटली क्या सर्च कर रहे हैं। सही है, उससे आपको पता चल जाता है। तो ये आपने इस तरह के FAQs को टारगेट करना है, अपने से नहीं डालना है। क्रिएट कोर्टिस ऑन कंटेंट फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है,
कोर्टिसोन कंटेंट, कोर्टिसोन कंटेंट होता है कि मतलब कंटेंट एक ही है लेकिन वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आपने उसको कंटेंट को एक पेरेंट कंटेंट बना दिया है और उसके नीचे आपने, जैसे यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट होती है बेसिकली, एक एसईओ का कोर्स चल रहा है तो उसकी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, तो वो बेसिकली एक कोर्टिसोन कंटेंट बन जाता है कि एक ही कंटेंट का टॉपिक एक ही है लेकिन उसको पार्ट्स के अंदर कवर किया गया है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कवर किया, तो वो कोर्टिसोन कंटेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके लिए कोर्टिसोन कंटेंट होता है कि जो लंबे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फेज़ 5 आता है ऑफ पेज एंड लिंक बिल्डिंग। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, राइट गेस्ट पोस्ट ऑन अथॉरिटी वेबसाइट्स। अथॉरिटी वेबसाइट्स जो होती हैं अच्छी वेबसाइट्स, उनके ऊपर आपने गेस्ट पोस्ट लेनी है, ठीक है। गेट बैकलिंक्स विया हारो टेक्निक, हेल्प अ रिपोर्टर आउट, ठीक है। उसके बाद बिल्ड निश एडिट्स एंड रिसोर्स पेजेस लिंक, लिंक इंसर्शन, मतलब कि जो कि पहले आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और रैंक हो रहे हैं उनके अंदर लिंक इंसर्शन करवानी है। आउटरीच टू ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर इन योर निश, ठीक है, जो आपकी निश के अंदर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको पकड़ें, उनके साथ लिंक एक्सचेंज करें। अवॉइड स्पैमी पीबीएन्स और लो डी लिंक्स, जो लो DADR के लिंक्स होते हैं उनको आपने उनसे अवॉइड करना है और स्पैमी PBN से भी आपने अवॉइड करना है। PBN लिंक्स होते हैं जो कि बेसिकली एक ही बंदा होता है, उसकी मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं जो आपस में लिंक कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी लिंक लगवाना रिस्की होता है, PBN होता है, बल्क में ये बनते होते हैं हमेशा, तो इनसे अवॉइड करना है। और फेज 6 आता है लोकल SEO इफ एप्लीकेबल। अगर लोकल SEO आप करने लगे तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि क्रिएटिव वेरीफाई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, क्रिएट एंड वेरीफाई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, GMB को क्रिएट करें, उसको वेरीफाई करवाएं गूगल में और उसको लाइव करें, फिर उसकी SEO करें, ठीक है। नेम एड्रेस फ़ोन, सही है, कंसिस्टेंसी, अपना नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर डालें, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसमें ये करनी होती है कि आपने रेगुलर उसमें अपडेट करना होता है, ये नहीं कि आपने नेम और एड्रेस और फ़ोन नंबर चेंज करते रहना है, इसको चेंज नहीं करना। गेट रिव्यू विद कीवर्ड्स, ठीक है, रिव्यूज़ लेने हैं कस्टमर से कीवर्ड्स के साथ, आप उनको रिव्यूज़ लिख के दे सकते हैं कि भाई ये वाले रिव्यूज़ आप हमें दे दें, या फिर आप खुद रिव्यूज़ डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, सही है ना। कीवर्ड्स जिनके अंदर आपकी GMB के रिलेटेड कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, जैसे बाय क्लीनिंग सर्विस इन लाहौर, तो ये आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है अपने रिव्यूज़ के अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे हो। पोस्ट वीकली एंड GMB के ऊपर आपने वीकली कोई ना कोई पोस्ट करनी, कोई ना कोई न्यू इमेजेस ऐड करनी है, कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। ये बेसिकली लोकल बिज़नेस के लिए होता है। तो लोकल बिज़नेस में कोई शॉप जैसे फिज़िकल शॉप होती है उसके लिए होता है, तो आप वीकली अपनी शॉप के रिलेटेड जो भी आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है या आहिस्ता आहिस्ता आप वीकली बेसिस के ऊपर उसकी इमेजेस शेयर करते हैं, ठीक है। लिंक्स ऑन टॉप डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे GMB बनाते हैं ना, तो GMB में भी बेसिकली आप अपने बिज़नेस को गूगल के ऊपर लिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक अलग सा प्लेटफॉर्म है, जैसे येल्प हो गया, ठीक है, और येलो पेजेस हो गया, जस्ट डायल हो गया, ये फोर्स्केयर हो गया, तो ये भी गूगल की तरह सर्च इंजन तो नहीं, एक वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस को लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बेसिकली आप क्लाइंट्स को भी पिच कर सकते हैं, तो वो मेथड आगे जाकर बताएंगे आपको। एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स फॉर एंड सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें, क्यों? क्योंकि जो सर्च कंसोल होता है वो एक लिमिटेड लो परफॉर्मेंस लो प्रायोरिटी सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन 24 से 48 घंटे के बाद शो कर रहा होता है, और वो भी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं होती। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इंप्रेशन कितने आए हैं, कौन से पेज के ऊपर गूगल से कितने इंप्रेशन आए हैं। वो सिर्फ सर्च कंसोल आपको ये शो करवा रहा होता है कि गूगल में यूज़र ने सर्च किया था, आपके इस पेज की ये पोजीशन थी और इसके ऊपर इतने इंप्रेशन आए हैं और इतने क्लिक्स आए हैं। वो ये नहीं शो कर रहा होता कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक होने के बाद यूज़र ने अंदर वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेज को विजिट किया है, तो ये आपको गूगल एनालिटिक्स बताता है, ठीक है। उसके बाद सेटअप गोल कन्वर्सेशन फॉर्म स्केल कॉल्स, ठीक है। तो लोकल एनालिटिक एंड ट्रैकिंग के अंदर आप अपना एक गोल सेट करना होता है, आपने फॉर्म्स बनाने होते हैं, ठीक है, सेल्स के कॉल्स के, किन को कितनी सेल्स आई हैं और कॉल्स किन किन को करनी है जिनकी पेंडिंग में पड़ी है, वट एवर जो भी। ट्रैक कीवर्ड पोजीशन विया टूल्स, कीवर्ड की पोजीशंस को ट्रैक करना होता है कि आपकी कौन से पेज का कौन सा जो कीवर्ड है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो वो गूगल एनालिटिक्स के अंदर सारे टूल होते हैं
वो आपको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं कि आपका ये वाला कीवर्ड इस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है, तो आपको इसके अंदर अगर वो ऊपर रैंक कर रहा है तो इसके ऊपर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा और कंटेंट डालना चाहिए जिससे आप रैंक हो सकें। एनालाइज ट्रैफिक एंड बिहेवियर फ्लो, आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालाइज करना होता है, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है, और किस जगह से ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है उस चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है, किस जगह पे ट्रैफिक कम आ रही है उसके ऊपर मेहनत कम करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपको एनालिटिक्स के अंदर देखनी होती हैं और ट्रैकिंग करनी, अपने पूरी वेबसाइट को ट्रैक करना होता है बेसिकली, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उस हिसाब से जब आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक भी करती है। बोनस टूल टू यूज़ फॉर एसईओ, कीवर्ड सर्च के लिए एचरेफ, सेमरश, ऊबर सजेस्ट, आंसर द पब्लिक, साइट ऑडिट के लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग, साइट बल्ब, सेमरश या AIO SEO ईजी के लिए, रैंक ट्रैकिंग के लिए सर्फ वाचर, एचरेफ, SE रैंकिंग, ठीक है, वेबसाइट की रैंकिंग को ट्रैक करने के लिए। एक बाकी टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं जो मार्केट के अंदर अब न्यू भी आ गए हैं, ठीक है, या डेली बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बैकिंग चेकर के लिए आप एचरेफ यूज़ कर सकते हैं, मजेस्टिक और मॉज बेसिकली आपको DA बताता है, या एक और टूल है जो कि इन्हीं टूल से डाटा को फैच करता है, उसका नाम है वेबसाइट SEO चेकर, ठीक है, वो फ्री है। पेज स्पीड, गूगल की स्पीड देखने के लिए, पेज स्पीड के लिए आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, या GT मैट्रिक्स एक और टूल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्कीमा मार्कअप के लिए आप मेरिकल स्कीमा जनरेटर और रैंक मैच यूज़ कर सकते हैं, ये योस्ट भी जनरेट करता है अपना स्कीमा, ठीक है। SEO का कोई भी प्लगइन है। GMB मैनेजमेंट के लिए आप लोकल फाल्कन और ब्राइट लोकल जैसे टूल यूज़ कर सकते हैं, उससे आप मुकम्मल GMB की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी GMB कहाँ पे रैंक हो रही है, ठीक है। उसके बाद एवरग्रीन ट्रैफिक, आपने इस तरह का टॉपिक, इस तरह की निश को चूज़ करना है जो कि एवरग्रीन है। जैसे बेबी प्रोडक्ट्स की निश है तो वो एक एवरग्रीन निश है, जब तक दुनिया है बच्चे पैदा होंगे और उनकी प्रोडक्ट्स भी सेल होंगी, ठीक है। एवरग्रीन चीज़ों को आपने देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, या AI के बारे में अब AI आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन चीज़ें, तो जैसे जैसे लोग PC यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आ रही है लोगों ने उसका सोल्यूशन देना है। हाई ROI, वंस रैंक, फ्री क्लिक्स, ठीक है, इस तरह के निशन को करना है कि दफ़ा रैंक हो तो क्लिक्स आते रहें, ठीक है। स्केलेबल, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, ट्रस्ट बिल्डिंग, गूगल स्टॉप रैंक मीन ट्रस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने जो है ना वो मद्देनज़र रखना है, सही है। तो ये आज की क्लास थी, नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे।